अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेवेंट है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन रूल का पता होना चाहिए, जिसको हम काउंटिंग रूल भी कहते हैं। अच्छा जी, ये रूल जो है हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे इंडिकेट करता है? m वेज ऑफ डूइंग वन थिंग एंड n वेज ऑफ डूइंग अनदर थिंग। तो m इंटू n जो है वो हमारे पास वेज होंगे दोनों चीज़ों को करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई हमारे पास 2 कार्स हैं और 4 रूट्स हैं, तो हमने ट्रैवल करना है, अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमारे पास जो है वो टोटल 8 वेज होंगे कि हम जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। यानी हम 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास जो है वो m इंटू n वेज आ जाएंगे किसी भी काम को करने के। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर डी लॉन्ग हैज़ 10 शर्ट्स एंड 8 टाइज, हाउ मेनी शर्ट्स एंड टाइज आउटफिट डज ही हैव। अब डॉक्टर डी लॉन्ग के पास 8 शर्ट्स हैं और 8 टाइज हैं, लेकिन ही कैन वियर दोज 8 टाइज एंड 10 शर्ट्स इन 80 वेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी कि देयर आर 3 कार्स। यहाँ पर कार्स के नेम्स जो हैं वो मेंशन है, मॉडल्स मेंशन है, और इसके अलावा जो है वो 2 वायर रिम कवर जो है वो व्हील कवर जो है वो भी अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर जब हम इसके m हमारे पास जो है वो मॉडल ऑफ द कार्स है, इनटू n हमारे पास जो है वो व्हील कवर्स है, यानी 2 इंटू 3 जो है वो हम करेंगे जब, तो हमारे पास 6 वेज आ जाएंगे कि हम जो है वो काउंटिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि 6 वेज में जो है वो ऑटोमोबाइल डीलर इन कार्स को प्रमोट कर सकता है। अच्छा जी, ये पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बुक में भी देखा था लेकिन मुझे इससे रेलेवेंट कुछ भी नहीं मिला। ये स्लाइड्स में इंक्लूड है बट यू कैन स्किप दैट स्लाइड, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, काउंटिंग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू m इंटू n। जैसे मैंने अभी आपको कार्स की एग्जांपल दी, उससे पहले मैंने आपको वेज की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास अगर 2 कार्स हैं और हमारे पास 4 वेज हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो हम जब उन वेज और कार्स, नंबर ऑफ कार्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल 8 वेज आ जाएंगे। तो इसी तरह इधर भी जो है वो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स का उन्होंने फार्मूला लगा के निकाला हुआ है कि अगर आपके पास जो है वो 3 वेज हैं, यानी जैसे पीछे एग्जांपल में हमारे पास 3 कार मॉडल्स थे और 2 जो है हमारे पास व्हील कवर्स थे, तो हमने जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल जो है वो पॉसिबल अरेंजमेंट 6 आ गए। अच्छा जी, काउंटिंग रूल्स इन परम्यूटेशन। A permutation is any arrangement of r objects selected from n possible outcomes. परम्यूटेशन में आपके पास जो है वो अरेंज का वर्ड जो है वो यूज़ होगा, यानी परम्यूटेशन में आपके पास अरेंजमेंट या ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। परम्यूटेशन में n आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेगा और r जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करेगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पर आपके पास एक चीज़ जो है वो फार्मूला में अगर आप देखें तो आपके पास फिक्टोरियल यूज़ हुआ है। फिक्टोरियल बेसिकली जब आप जो है वो फिक्टोरियल को ओपन करते हैं, लेट से यहाँ पर अगर हमारे पास जो है वो 4 फिक्टोरियल होता, तो 4 फिक्टोरियल को जब हम ओपन करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप 4 को जब ओपन करेंगे तो आप इसको करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो हमारे पास जो है वो फिक्टोरियल का फार्मूला आ जाएगा। जब आप यूट्यूब की वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हम फिक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि जो फिक्टोरियल 0 होता है वो बेसिकली इक्वल टू 1 होता है, आप उसको 0 नहीं ले सकते। ये रूल ऑफ थंब है, ठीक है। अच्छा जी, परम्यूटेशन में
परम्यूटेशन का जो फार्मूला है वो है NPR, यानी परम्यूटेशन P जो है वो परम्यूटेशन को डिनोट कर रहा है, N और R मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिए। N जो है वो आपके पास नॉर्मली जैसे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए, और R आपके पास जो है वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ आप अगर फार्मूला को भी एनालाइज करें तो आपके पास सिर्फ डिनोमिनेटर में आर फैक्टोरियल की एक एडिशन है। आर फैक्टोरियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस आर फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या होता है कि हमें ऑर्डर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसमें हमारे पास जब हम NCR का फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे सेलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जबकि परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर हम इसको लिखें इस तरह कि परम्यूटेशन के अंदर हमारे पास जो सॉरी कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस बनता है उसमें बेसिकली n इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और परम्यूटेशन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कॉम्बिनेशन की वैल्यू से ज़्यादा होगी। सही, यहाँ पर अब हमारे पास मज़ीद जो है वो आगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन की एग्जांपल्स हैं। अब हम ज़रा इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि किस तरह सॉल्व हुई हैं। देयर आर 12 प्लेयर्स ऑन अ कैरोलिना फॉरेस्ट हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम। Coach Thompson must pick 5 players among the 12 of team to comprise the start lineup। ठीक है, अब जो कोच है उसने 5 प्लेयर्स पिक करने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इज आर, यानी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है 5, और टोटल कितने थे हमारे पास, अमंग क्या लिखा हुआ है, अमंग द 12 ऑफ ऑन द टीम। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स थे वो 12 थे। कंप्राइज द स्टार्टिंग लाइनअप, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आर पॉसिबल, यानी वो कितने ग्रुप्स बना सकते हैं 5 प्लेयर्स में से, टोटल में से 5 प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 12C5, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 माइनस सॉरी 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब 12 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 7 फैक्टोरियल रह जाएगा, और जब हम 12 को ओपन करेंगे, यानी 12 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, आप बैकवर्ड इसी तरह चलते जाएंगे इंटू 1 तक। ठीक है, तो फिर आपके पास जो है ये वैल्यू निकल आएगी। अच्छा जी, परम्यूटेशन का एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। सपोज दैट इन एडिशन टू सिलेक्टिंग द ग्रुप ही मस्ट आल्सो रैंक ईच ऑफ द प्लेयर इन दैट स्टार्टिंग लाइन अप अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें तो कॉम्बिनेशन के फार्मूला में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने सिंपली ये कहा कि आपके पास 12 प्लेयर्स हैं जिसमें से आपने 5 सेलेक्ट करने हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा परम्यूटेशन की एग्जाम्पल के अंदर कि उसने क्या उसने प्लेयर्स को रैंक करना है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी उसने उन प्लेयर्स को ऑर्डर वाइज रखना है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, यानी जो जितनी भी उनकी एबिलिटी के मुताबिक उनको जो है वो उसने रैंक भी करना है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 12 एन है हमारे पास, पी और आर हमारे पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, पी हमारे पास कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो हमारे पास 95,040 जो है वो टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे रैंक बेस्ड के ऊपर। ठीक है, अगर आप वैल्यू देखें तो कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 792 आई थी। ठीक है, लेकिन जो परम्यूटेशन की वैल्यू आ रही है वो 95,040 आ रही है। तो इसका मतलब है कि परम्यूटेशन जो है वो आपके पास
ग्रेटर होता है, क्योंकि आपके पास कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ इन दो फार्मूला के अंदर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि आपके पास जो है वो आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है। तो कॉम्बिनेशन में जब आर फैक्टोरियल भी डिवाइड हो रहा होता है तो आपके पास जो है वो डिवीजन की वजह से वैल्यू कम आ जाती है। ओके जी, ये आपका एंड ऑफ चैप्टर 5 है और अब आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है और आपने वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमारा चैप्टर 6 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो चीज़ें किस तरह से हैं। हमारे इस चैप्टर को अचीव करने के कुछ गोल्स हैं जिसमें हम जो है वो सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल की टाइप से आके कॉन्टीन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके चैप्टर के अंदर देखेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जो है वो होगी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसके इस चैप्टर के भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ लिस्टिंग ऑफ ऑल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच आउटकम। यानी आपके पास जो है वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम हैं और उसके जो उस उन आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, बेसिकली उन आउटकम की एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी को भी हम जो है वो इसमें लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक एक्सपेरिमेंट है कि टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, observe the coin of head. The possible results are 0 head, 1 head, 2 head and 3 heads. ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम कॉइन 3 टाइम टॉस करें तो हमने क्या ऑब्जर्व करना है, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है हमारे वो क्या आ सकते हैं। या तो हमारे पास 0 हेड आएगा, या हमारे पास 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा एंड 3 हेड आएगा। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि so what is the probability distribution for the number of heads, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे। तो हमने इसकी probability distribution बनानी है। वो हम कैसे बनाएंगे, आप अगर देखें तो हमारे पास जो है वो पॉसिबल रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। कॉइन टॉस किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जो है वो ये कॉम्बिनेशन आया, सेकंड टाइम पे हमारे पास सेकंड कॉम्बिनेशंस आए और पॉसिबल यानी 8 रिजल्ट्स हैं उसमें, वो रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास ये आए। अगर हम 3 सैम्पल स्पेसेस हैं हमारे, सॉरी 3 टाइम हमने कॉइन टॉस करना है, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेसेस बनेंगे उसके वो क्या बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कॉइन की जो 2 साइड्स हैं हेड एंड टेल, 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 आती हैं। तो 8 टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसेस बनेंगे। तो हमने उसको जो है वो यहाँ पर उसकी पॉसिबल आउटकम्स लिख दी हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि नंबर ऑफ हेड्स जो है वो हमारे पास कितनी बार आ रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो टेल टेल एंड टेल है तो 0 आ रहे हैं, सेकंड में हमारे पास 1 हेड आ रहा है, थर्ड में 1 आ रहा है, फोर्थ में 2 आ रहा है, फिफ्थ में 1 आ रहा है और इसी तरह सो ऑन। अच्छा जी, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ऑल आउटकम्स लेने ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमने सारे आउटकम्स जो हैं वो लिए हैं और उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी लेनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी उन्होंने कैसे ली है। नंबर ऑफ हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कितने टाइम आए हैं। 0 नंबर ऑफ हेड जो है 1 टाइम आया है। आपको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला तो याद होगा ना कि टोटल नंबर ऑफ सॉरी टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम में जब हमारे पास 0 हेड था तो हमारे पास जो है वो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर हमारे पास हेड नहीं था आउटकम में, तो हम उसको 1 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा।
नंबर ऑफ हेड्स अगर 1 होंगे तो वो हमारे पास जो है वो 3 फेवरेबल आउटकम है, तो हम उसको डिवाइडेड बाय करेंगे 8 से, तो हमारे पास जो है वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 1 देखें कहाँ कहाँ पर है, 1 2 एंड 3, तो ये हमारे पास जो है वो ऑल फेवरेबल आउटकम्स आ गए। ठीक है, तो उन्होंने इसको ग्राफ पे भी शो किया हुआ है कि नंबर ऑफ हेड्स कितने थे और प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, और उसको फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी को जो ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया उसकी एक्स इवेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीछे भी मैंने आपको जब मीन और मीडियन मॉड और ये सारी चीज़ें करवाई थी, डिस्पर्शन करवाई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पर आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इज बिटवीन 0 एंड 1। ये आपने चीज़ जो है वो लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमेशा जो है वो 0 और 1 के दरमियान आती है, इससे ग्रेटर नहीं आ सकती। द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आपके आउटकम्स भी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक वक्त में एक ही इवेंट जो है वो अकर करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, the list is exhaustive, so the sum of probabilities of various event is equal to 0। अगर आपके पास जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं वो हमारे पास जो है वो इक्वल टू 1 आनी चाहिए। सही हो गया, ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा जी, अब ये एक चीज़ है, ये आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है, भूलना भी नहीं है आपने। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल तो हमने बहुत पढ़ा है कि जो भी चीज़ वेरी कर रही हो या कोई भी क्वांटिटी वेरी कर रही हो तो हम उसको जो है वो वेरिएबल कहते हैं। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट दैट बाय चांस कैन अज्यूम डिफरेंट वैल्यूज। यानी आप किसी भी चीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ चांसेस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी क्लास में से मुझे एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है और मैं रैंडम में जो है ना पर्चियाँ डाल लेती हूँ और मैं फिर उसमें से जो है वो एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब उस सिलेक्शन के अंदर बाकी सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, लेकिन मैं रैंडमली एक पर्ची जो है वो निकालती हूँ तो उसमें जो है वो जिस स्टूडेंट का नाम आएगा तो हम उसको कह सकेंगे कि दैट स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडमली। अब यहाँ पर इन्होंने पॉसिबल आउटकम ऑफ 3 कॉइन टॉसेस के लिखा हुआ है कि इसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते थे, और ये इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर जो उन्होंने निकालने हैं उसमें वन हेड जो जितनी बार अकर हो रहा है वो हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल एक्स है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब रैंडम वेरिएबल की दो मजीद टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट और दूसरी है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है, आपको पहले भी मतलब हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। डिस्क्रीट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है। डिस्क्रीट कैन अज्यूम ओनली सर्टेन क्लियरली सेपरेटेड वैल्यू, इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ काउंटिंग समथिंग। अच्छा, अब डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास जो है वो सर्टेन वैल्यू होती है लॉन्ग एन इंटरवल, यानी आपके पास उसमें एक स्पेसिफिक इंटरवल मौजूद होता है। ठीक है, यानी आपके पास जो है वैल्यूज गैप्स में गिवन होती हैं। लेकिन आप जब कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो गिवन होती हैं नंबर्स की। जैसे हमारे पास अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास जो है वो डेसिमल स्पेसिस में आता है, यानी आपके पास कोई सर्टेन इंटरवल नहीं होता वैल्यूज को लेने का। ठीक है, तो डिस्क्रीट और रैंडम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में ये डिफरेंस है। अच्छा जी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, द नंबर ऑफ कार्स एंटरिंग
a car wash in our number of home mortgage approved by Coastal Federal Bank last year. ठीक है, तो ये सारे मतलब अगर मैं कहूँ अब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास कैन नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की कुछ एग्जांपल दी हुई है। अब डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल टू द क्लास, अब डिस्टेंस जो होगा वो कुछ स्टूडेंट जो है वो 5.5 माइल से आ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट जो है वो 6.5 से आ रहे होंगे या 6.572 से आ रहे होंगे। तो ये डिफरेंट जो है ये नंबर के जो इंटरवल्स हैं ये सेम नहीं है। Sorry. The length of an afternoon nap, the length of time a particular of a particular phone call, typically monetary amounts. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंस के साथ नहीं होती हैं। फीचर्स ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके फीचर्स क्या है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के? द मेन फीचर ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरियस आउटकम इज 1, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आउटकम इज बिटवीन 0 and 1। द आउटकम आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वही जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पीछे पढ़े, ठीक है, कि आपके पास जो है वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस आउटकम 1 के इक्वल आएगी, यानी आपके पास आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी जब आप उनको ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगी। और अगर आप कोई पर्टिकुलर यानी फेवरेबल कोई आउटकम है आपने उसको निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 होगी, यानी उसके पॉइंट्स में जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो आउटकम्स होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अच्छा जी अब हमने देखना है कि मीन कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। द मीन वैसे आपके पास जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी की एक मैयर है कि आप उससे जो है वो सेंटर ऑफ मतलब आप उससे एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं मीन से। आप मीन की डेफिनेशन जब करते हैं तो उसमें आप ये कहते हैं कि मीन इज एन एवरेज ऑफ एनी सेट, या आप ये कह सकते हैं कि एनी इवेंट। द मीन इज अ टिपिकल वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल लोकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो है वो सेंट्रल लोकेशन बता रहा है, और the mean of probability distribution is also referred to as its expected value। यानी हम क्योंकि probability हम future के लिए निकाल रहे होते हैं और future event पे निकाल रहे होते हैं, तो हम जब मीन निकालेंगे उसका तो हम उसको किस तरह कहेंगे कि ये हमारी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, यानी किसी भी इवेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो कैसे आएगी। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है बल्कि अभी यहाँ पर जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आ गई है। यहाँ पर x हमारे पास जो है वो आउटकम्स होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो हमारे पास x जो आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो समेशन ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहले भी पढ़ा था कि आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास वेरिएंस बन जाता है। तो हम ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। मेयर्स द अमाउंट ऑफ स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मेयर ऑफ आप ये कह सकते हैं कि मेयरिंग द डिस्टेंस इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो इसके कंप्यूटेशनल स्टेप्स क्या है, नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसके जो कंप्यूटेशनल स्टेप्स है बेसिकली वो हमें बताएंगे कि हम इस फार्मूला को किस तरह अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या है कि सब्ट्रैक्ट मीन फ्रॉम ईच वैल्यू एंड स्क्वायर दिस डिफरेंस। हमने हर x आउटकम को माइनस करना है मीन से, ठीक है। पहले यानी हमने मीन निकालना है, फिर उसके बाद हमने x जो हमारे पास होगा उसको हमने माइनस करते जाना है मीन से, एंड देन उसके उस डिफरेंस का हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच स्क्वायर डिफरेंस बाय इट्स प्रोबेबिलिटी।
हमने फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आउटकम्स की, देन हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जो हमने ऊपर डिफरेंस निकाला था उसके साथ, देन सम द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स टू अराइव एट द वेरिएंस। तो जब हम उसका सम करेंगे तो हमारे पास जो है वेरिएंस आ जाएगा। तो वेरिएंस अभी मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो इसका यही मतलब है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएंस के मैंने द स्टैंडर्ड डेविएशन इज फाउंड बाय टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो लास्ट पॉइंट पे उन्होंने यही बात की है। अच्छा जी, हमारे पास अब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे इसकी एप्लीकेशन है उसकी एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ कार सोल्ड, ये ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि फोर्ड कार्स हैं, ठीक है। तो उनकी जो नंबर ऑफ सेलिंग है वो सैटरडे को बहुत ज़्यादा लार्ज सेलिंग होती है। तो उन्होंने उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है कि वो अब किसी आने वाले सैटरडे को वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी नंबर ऑफ कार्स जो है वो कितनी सेल आउट होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार सोल्ड एक्स हमारे पास जो है वो 0 1 2 3 4 तक है, ठीक है, और हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब हमने इसके निकालने हैं मीन probability distribution, mean of probability distribution equal to summation of x into probability of x। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार सोल्ड है ये हमारे पास x हो गए, ठीक है, और ये हमारे पास की प्रोबेबिलिटी होगी। जब हमने x और उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ गई, और इन वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, सही। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है इसके लिए। अब इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ कार सोल्ड का डाटा है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का डाटा है। तो हमने x माइनस प्रोबेबिलिटी करते जाना है, तो हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पर उन्होंने उस वैल्यू का स्केयर लिया हुआ है, यानी यहाँ पर जो डिफरेंस आता जाएगा हमारे पास इसके साथ, तो उसको हम जब स्केयर करेंगे तो इसके इक्वल होगा। और फिर हमने जो ये वाला सॉरी जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ जाएंगी, और हम जब उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा स्केयर आ जाएगा, यानी वेरिएंस आ जाएगा। ओके जी, आज हम यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा फिर वो हम जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे स्टार्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोग जो है वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।